नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे भाषा, बोली, लिपि और संविधान टॉपिक। हमने पार्ट 1 में चर्चा कर ली भाषा की विशेषताओं और उनमें हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उनका विकास और उनकी उपभाषाएं कितनी अपभ्रंश होते हैं और कितनी बोलियां होती हैं आदि की हमने पिछले पार्ट में ही चर्चा कर ली। आज हम उसी के आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। उसी के आगे हमने टॉपिक का नाम बताया भाषा, बोली, लिपि और संविधान। भाषा, बोली, लिपि और संविधान, इस टॉपिक का आज पार्ट 2 होगा। हमने पार्ट 1 में चर्चा की भाषा क्या है, किस धातु से मिलकर बना है, भाषा की विशेषता, और उनमें हमने बात की हिंदी की उत्पत्ति, कितने अपभ्रंश होते हैं, कितने उपभाषाएं होती हैं। उसके साथ साथ हमने बोलियों की भी चर्चा पिछले पार्ट में कर ली है। अगर आपने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर आइए, भाषा, बोली, लिपि और संविधान पार्ट 1 देखिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंडिविजुअल हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। याद रखिएगा, यह हिंदी उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है जिनमें हिंदी को एक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है, जैसे यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी टेट, हरियाणा टेट, हरियाणा पुलिस आदि प्रतियोगी परीक्षाएं या एसएससी जीडी, ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें हिंदी एक विषय के रूप में सम्मिलित है, उन सभी के लिए यह बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगी। आइए इसके आगे चर्चा करते हैं। आज दूसरा शब्द लेंगे हम, लिपि। लिपि या लेखन प्रणाली, इसे कह सकते हैं लिपि या लेखन प्रणाली का शाब्दिक अर्थ। इसका क्या बात करेंगे हम, पहले शाब्दिक अर्थ के बारे में। लिपि कह सकते हैं या लेखन प्रणाली, इसके शाब्दिक अर्थ क्या होगा? भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग जो होगा वही, या लिखने का तरीका जो होगा वही क्या कहलाएगी? लिपि। क्या होगा? भाषा की लिखावट या कह सकते हैं भाषा को लिखने का ढंग या भाषा को लिखने का तरीका आदि इसके शाब्दिक अर्थ होंगे। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, यानी किसकी? लिपि की। अगर लिपि को हमको परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे? तो क्या होगी? ध्वनि प्रतीकों को लिखने के लिए जिन चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। नोट कर लें हम परिभाषा को। परिभाषा किसकी परिभाषा? तो लिपि की परिभाषा क्या होगी? तो ध्वनि प्रतीकों को लिखने के लिए जिन चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। परिभाषा हमने क्या लिखी? ध्वनि प्रतीकों को लिखने के लिए
या ध्वनियों को लिखने के लिए कह सकते हैं। जिन प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। ये तो लिपि की साधारण परिभाषा होगी। आइए अब उन हम बिंदुओं की चर्चा करें जो बिंदु परीक्षा में पूछे जाते हैं। वह बिंदु कौन से हैं? तो उन बिंदुओं की चर्चा करते हैं। पहला बिंदु उनमें क्या होगा? तो पहला बिंदु है भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? पहला बिंदु कौन सा है? भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो किसको किसको पता है या कमेंट में जरूर करिएगा। हम लिखते हैं कौन सी लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि। या लिख दें लिपि। कौन सी लिपि? तो ब्राह्मी लिपि। एक सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि। लेकिन वर्तमान में जो हम हिंदी बोलते हैं या हमारी राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसको भी नोट कर लें। कौन सी है? तो देवनागरी। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि होगी? तो देवनागरी लिपि होगी। दूसरा बिंदु ए रहा। और इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और पूछा जाता है। वह प्रश्न क्या है कि बताइए हिंदी के अतिरिक्त ऐसी कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी है? संस्कृत और मराठी। कौन सी? संस्कृत और मराठी। संस्कृत और मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न कौन सा? कैसे पूछा जाएगा प्रश्न ए? बताइए हिंदी के अतिरिक्त ऐसी कौन सी लिपि है जो किसमें? देवनागरी में लिखी जाती है। तो संस्कृत और मराठी ऐसी दो भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। एक प्रश्न और, पंजाबी की लिपि याद कर लीजिए इसको भी। यह हिंदी के दृष्टि से तो नहीं, लेकिन करंट अफेयर्स आदि जीके आदि के दृश्य से बेहद ही इम्पोर्टेंट है या पूछा जाता है। बताइए सिखों की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि। तो पंजाबी की यानी पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो रोमन लिपि। इसको भी नोट कर लीजिए। रोमन लिपि। एक प्रश्न और पेपर में, किसमें यूपी टेट क्या सुपर टेट होता है, उसमें पूछा गया प्रश्न है, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि होती है या किस दिशा से यानी किस ओर से किस ओर की ओर लिखी जाती है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो हम इसको भी नोट कर लें। किस ओर से? लिख लें इधर, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि होती है। या किस दिशा से किस दिशा की ओर? देखिए हम इधर हैं तो या बाएं तरफ से किस तरफ की ओर? दाएं तरफ की ओर लिखी जाती है। यह
बाएं तरफ से दाएं तरफ की ओर लिखी जाती है। किस तरफ से किस तरफ से और, तो बाएं तरफ से दाएं तरफ की ओर लिखी जाती है। लिप से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हमने उनकी चर्चा कर ली। हमने पिछले पार्ट में चर्चा की थी, उससे थोड़ा सा एक प्रश्न पूछा गया था। जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों के समूह को क्या कहा जाता है, इसको हमने पूछा था कि बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अगर नहीं बताते तो हम इसकी चर्चा अगले पार्ट में जरूर करेंगे। तो किस नाम से जाना जाता है, तो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए, यहां लिख देते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन? बौद्ध ग्रंथों का समूह। यह प्रश्न SSCGD में पूछा गया था। आगे चर्चा करें। हमने चर्चा कर ली लिपि, किसके बारे में? लिपि के बारे में चर्चा कर ली। अब आगे पढ़ते हैं संविधान। संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न क्या क्या बन सकता है, इन सब की चर्चा हम करते हैं। यानी भारतीय संविधान में हिंदी को कैसे, यानी कौन कौन सी भाषाओं का वर्णन किया, इन सब की चर्चा करते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। आगे हम बात करते हैं हिंदी का संविधान में स्थान। बात करते हैं हिंदी का संविधान में स्थान, इससे जुड़ा हुआ तथ्य। तो इससे जुड़ा हुआ दो रूप में इनका वर्णन किया जाता है, लेकिन हम पढ़ते हैं तीन तरह की भाषाएं। कौन कौन सी? पहले ही हम उनकी चर्चा कर लें कैसे होती हैं। राजभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, तीसरा मातृभाषा। क्या होगा? राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। पहले इन तीनों के बारे में हम चर्चा कर लें। राजभाषा क्या होगी? तो राजभाषा ऐसी भाषा होती है जो उस राष्ट्र के सरकारी कामकाज क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाए, वह क्या कहलाएगी? राजभाषा। याद रखिएगा, राजभाषा कौन सी होगी? तो राजभाषा ऐसी भाषा जो किसी राष्ट्र के कामकाज में प्रयोग की जाए, वह क्या कहलाएगी? तो राष्ट्रभाषा। यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे, सरकारी काम काज की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाएगी? तो राजभाषा। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? इसको अगर परिभाषित करें तो किसी राष्ट्र के वहाँ निवास करने वाले लोगों में सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा, यानी सर्वाधिक संख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो राष्ट्रभाषा। सर्वाधिक, ऐसे लिखें, राष्ट्र में निवास
करने वाले नागरिकों की सर्वाधिक संख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा। भाषा क्या कहलाएगी? तो राष्ट्र भाषा। अगला पॉइंट है मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी भाषा होती है? तो ऐसी भाषा जो हम माता पिता परिवार या समाज से सीखते हैं, यानी अपने आसपास क्षेत्रों से सीखते हैं, वह क्या कहलाएगी? मातृभाषा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माता पिता या परिवार से सीखी जाने वाली भाषा। मातृभाषा को तो हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लाते हैं। अब संविधान में वर्णन भाषाओं का दो रूप में मिलता है, एक राजभाषा, एक राष्ट्रभाषा। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान निर्माताओं के पास एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि हिंदी को राजभाषा माना जाए या राष्ट्रभाषा माना जाए, यानी राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया जाए या राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मिलित किया जाए। तो यह तय किया गया इसको हिंदी को यानी राजभाषा के रूप में शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मिलित कर लेंगे तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके साथ समान व्यवहार नहीं होगा। अल्पसंख्यक वर्ग के साथ क्या होगा? समान व्यवहार नहीं होगा। इसलिए इसको यानी हिंदी को किस रूप में? तो राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। तो यानी अब हिंदी किस रूप में शामिल की जाएगी? राजभाषा के रूप में। आइए इसके आगे चर्चा करें। अब हिंदी किस रूप में होगी शामिल? तो राजभाषा। याद रखिएगा, भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कौन क्या है? तो राजभाषा है। इसके आगे चर्चा करें। चर्चा में हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी किस रूप में शामिल की जाएगी? तो भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में। किस रूप में? तो राजभाषा के रूप में। अब पूछा जाए भारत की राजभाषा, तो भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी होगी। परंतु पूछ लिया जाए सहायक राजभाषा, तो इसको भी नोट करते चलें। भारत की राजभाषा हिंदी। यदि पूछ लिया जाए बताइए भारत की सहायक राजभाषा, सहायक राजभाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी। याद रखिए, थोड़ा सा नोट करके रखिए, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। परंतु क्या? 3 ऐसे क्षेत्र हैं, यानी 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें सहायक राजभाषा हिंदी नहीं है। कौन कौन से? मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। कौन सा? मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। इसको नोट कर लीजिएगा। कौन सा? मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है।
अब हमने चर्चा कर ली कि राजभाषा को शामिल किया जाए, तय हो गया। लेकिन यदि पूछ लिया जाए, बताइए भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा, तो इसकी चर्चा करें। लेकिन नोट कर लेते हैं, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मिलित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा, तो सर्वप्रथम गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा। किसने, तो गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। किसने, तो गोपाल स्वामी अयंगर कहते हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मिलित कर दिया जाए, यह प्रस्ताव सर्वप्रथम संविधान सभा में रखते हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अब पूछा जाए, अब प्रस्ताव तो रख दिया, शामिल कब किया गया, तो कब शामिल किया गया, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसी वजह से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस वजह से, कारण क्या है, क्योंकि हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। किस रूप में, राजभाषा के रूप में। इसी वजह से 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और बनता है जिससे विद्यार्थी जितने भी हैं, भाई बहन जितने हैं, वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस। याद रखिएगा, कह सकते हैं विश्व या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कौन सा विश्व या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी। इसके आगे चर्चा करें। इसके आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या, तो बात करेंगे हम प्रथम राजभाषा आयोग। यूपी टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न क्या है, 7 जून 1955 ईस्वी। कब, 7 जून 1955 ईस्वी। इस दिन क्या होता है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन। क्या होता है, प्रथम राजभाषा आयोग
का गठन। कब? तो 7 जून 1955 ईस्वी को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन होता है। अब इससे प्रश्न क्या बनेगा, या कितने सदस्य थे? तो 21 सदस्य थे। कितने सदस्य? 21 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 20 अन्य। प्रश्न या पूछा गया तब बताइए इसका अध्यक्ष कौन था। प्रश्न क्या था? 7 जून 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बीजी खेर। कौन अध्यक्ष होते हैं? बीजी खेर, यानी बाल गंगाधर खेर इसके अध्यक्ष होंगे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर। हमने इसकी चर्चा कर ली। अब आगे चर्चा करते हैं भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया, इसकी चर्चा कर लें। भाषाओं का उल्लेख कहाँ किया गया? भाषाओं का उल्लेख कहाँ? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया? कौन सी अनुसूची? तो अनुसूची कौन सी? 8वीं। अनुसूची कौन सी है? तो 8वीं। और क्या? कौन सा भाग? तो भाग 17। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 343 से 351। इसमें किसका वर्णन किया गया? भाषाओं का वर्णन किया गया। भाषाओं का वर्णन कहाँ है? तो भारतीय संविधान में तो 8वीं अनुसूची भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक। अब जब मूल संविधान बनता है तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया था, यानी मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। इसकी चर्चा करें। मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था, परंतु वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं? तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था, परंतु वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। वर्तमान में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। अब प्रश्न यह पूछा जाता है कि क्या कब इनमें संविधान संशोधन करके भाषाओं को जोड़ा गया, यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्न तो नहीं कह सकते क्योंकि 14 भाषाएं थी, बाकी जितनी भाषाएं होंगी 8 भाषाएं जोड़ी गई। 8 भाषाओं में कुछ प्रश्न बन चुके हैं, कुछ कब जोड़ा गया, कुछ या उससे अलग कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। पहली बार 8वीं अनुसूची में संशोधन कब होता है? तो 21वां संविधान संशोधन 1967। कब होता है? 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी। इसमें सिंधी को जोड़ा गया, यानी कितनी भाषा अब हो गई? 15वीं भाषा। कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1967 ईस्वी। कौन सी भाषा? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब संविधान में कितनी भाषा? तो 15 भाषा। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है कब? तो 1992 ईस्वी। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी।
कब? तो 21वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1992 ईस्वी में। कौन सी भाषा? तो 3 भाषा जोड़ी जाती हैं। नमक याद कर लें, नमक से नेपाली, म से मणिपुरी, का से कोंकणी। 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसके आगे चर्चा करें। अब कितनी भाषाएं? 15 3 18, यानी कितनी भाषाएं हो गई? 18 भाषाएं। एक अंतिम बार संशोधन होता है, उसकी चर्चा करें। कब होता है? एक आखिरी बार संशोधन कब? 92वां संविधान संशोधन, 1992 संविधान संशोधन कब होता है? तो 92वां संविधान संशोधन होता है 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी जाएंगी? तो इसमें 4 भाषाओं का 4 भाषाएं जोड़ी जाएंगी। कितनी भाषा? तो 4 भाषा। कौन कौन सी? तो मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। कौन कौन सी? मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। कौन कौन सी भाषा? मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। 1 2 3 4, कितनी? 18 4 22 भाषाओं का उल्लेख हो गया। अब एक प्रश्न और बोला जाता है, हमने उसके पिछले पार्ट में ही चर्चा कर ली थी, मैथिली से जुड़ा हुआ। क्या होता है प्रश्न? भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में ऐसी कौन सी भाषा है जिसको बोली का दर्जा प्राप्त है? तो कौन? तो मैथिली। लिख देंगे, या भारतीय संविधान में वर्णित एक ऐसी भाषा है जिसको बोली भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी शास्त्रीय भाषा? तो इसकी चर्चा भी कर लें, इधर लिख देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषा कितनी भाषाओं को तो 6 भाषा। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी। कौन कौन सी? तमिल, दूसरा तेलुगु। कौन से? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, संस्कृत। अगला कौन सा? कन्नड़। 5वां मलयालम। आखिरी ओडिया, या कहीं कहीं पर ओडिया लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर ओडिसी। एक अंतिम प्रश्न की चर्चा करें। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करता देश कौन सा है?
कौन सा देश ऐसा है जो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करता है, यानी नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व क्या कह सकते हैं, आयोजन करने की जिम्मेदारी किस देश की होती है? तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करता देश कौन सा है? मॉरिशस। भारत विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नहीं करता, कौन देश करता है? तो मॉरिशस करता है। और एक प्रश्न जो कई बार पेपरों में रिपीट होता रहता है, पहले विश्व हिंदी सम्मेलन से जुड़ा हुआ, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन से जुड़ा हुआ प्रश्न क्या कब हुआ? तो जनवरी 1975 कब होता है? जनवरी 1975। कहाँ? नागपुर में। नागपुर कहाँ पड़ता है? भारत के किस राज्य में? या जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं बताते कोई तो हम इसका उत्तर अपने अगले पार्ट में ज़रूर बताएंगे। इसकी थीम क्या थी? थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी अपना परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। हमने भाषा, बोली, लिपि और संविधान टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बन सकते थे, हमने सबकी चर्चा कर ली। और उम्मीद यह भी है कि पेपर जब भी बनेगा, अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनता है तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। फिर भी आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग थोड़ा बहुत किताब पर भी ध्यान दीजिए। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके जो भाई बहन अन्य जो कोई भी हो वह भी हिंदी का लाभ उठा सकें। यह वीडियो हिंदी इंडिविजुअल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को। इसका पार्ट 1 भी वहीं मिलेगा, इसके आगे आने वाले पार्ट भी उसी में मिलेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।